Hello friends, my name is Balvin Gupta. I am a D Pharma student studying from Book with Teacher app and books. आज हम फार्माकोग्नोसी का एक मेन टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग में हम पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके टाइप क्या क्या होते हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग में ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन, फिजिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होते हैं। इनके बारे में हम जानेंगे आज। सबसे पहले हम डेफिनेशन से पहले हम देखें तो इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग होता क्या है। हमारा क्रूड ड्रग यानी कि हमारा जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि हमें प्लांट से, एनिमल से और मिनरल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, जो किसी ना किसी क्रूड ड्रग किसी ना किसी डिसीज के को क्योर करने के काम आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम क्रूड ड्रग बोलते हैं। तो इसका इवोल्यूशन होता क्यों, करते क्यों है, उससे पहले बात करें तो इवोल्यूशन होता क्या है। तो इवोल्यूशन मींस टू इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ ड्रग एंड डिटरमाइन द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग। यानी कि किसी भी चीज की जांच है जो किस लिए की जाती है, ये पता लगाया जा सके कि वो हमारा जो चीज है वो वही है, ओरिजिनली वही है जिसको हम लेने की, जो ड्रग हम लेने की इच्छा रख रहे हैं, जिसको हम सर्च कर रहे हैं, या कि वही है कि कुछ और है। इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी की है, क्या वो है, ये आइडेंटिटी की बात हो गई। देन अगेन फिर क्वालिटी, उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें अडल्ट्रेंस कोई मिलावट तो नहीं कर दिया गया है। साथ ही साथ बात करें प्योरिटी की, तो उसमें कितना हमारा ड्रग कितना परसेंट प्योर है, उसके बारे में हम देखेंगे। ये सब पता करके हम इवोल्यूशन कर लेते हैं। और इवोल्यूशन में हमने देखा तीन टर्म, आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी। तो ये होता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे वन बाय वन। तो आइडेंटिटी, इट रिफर्स टू द एग्जैक्ट बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग। एग्जैक्ट बायोलॉजिकल सोर्स यानी कि जैसे कि मैंने आपको बोला नीम का लीव यूज करनी है, तो आप वही एग्जैक्ट बायोलॉजिकल सोर्स यूज करेंगे जो आपको मैंने बोला, जो यूज आपको करनी है। ये नहीं कि उसके हुबहू दिखने वाला कोई और सिमिलर प्लांट का लीव आप यूज करेंगे। तो इसका ये दिस इज आइडेंटिटी। देन क्वालिटी, इफ इट रिफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ थेरेप्यूटिकल एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। उसमें एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है, प्रेजेंट कितना है, वो हम चेक करते हैं कि उसमें हम उसका एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन चेक करते हैं, उसमें कितना हमारा परसेंटेज एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे कि सेना लीव्स में क्या होता है कि बहुत टाइम मिलावट के समय उसमें उसके सेना लीव्स के दूसरे उसके पार्ट्स दे दिए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, मिलावट के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए सेना लीव्स के वेट तो ज्यादा कर देता है, पर हमारा जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है वो क्या रहता है, उतना ही रह जाता है। तो उसका भी इसलिए हमें क्वालिटी उसकी चेक करनी जरूरी है। और ध्यान साथ ही साथ बात करें प्योरिटी क्या मतलब क्या है, इट रिफर टू द एब्सेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल एदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। और बस बात है कि अगर हमें कोई ड्रग ले रहे हैं किसी ना किसी डिसीज को क्योर करने के लिए, तो उसका प्योरिफिकेशन हम जरूर देखेंगे कि हमारा ड्रग कितना परसेंट प्योर है। तो उसमें कोई अलग सब्सटेंस ऐड तो नहीं है, जैसे कि फॉरेन मैटर्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमारे स्टमक में जाके टॉक्सिसिटी ये कर हार्मफुल हमें पहुंचाए। तो ये सब क्या है, इवोल्यूशन की बात, ये सब किस में आते हैं, इवोल्यूशन में। इसलिए इवोल्यूशन का, क्रूड ड्रग का इवोल्यूशन किया जाता है। इस तरीके से हम क्रूड ड्रग का इवोल्यूशन कर लेते हैं कि उसकी आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी को देख के, कि आइडेंटिटी यानी कि हमारा जो वही कि जो हम जो ले रहे हैं आपका प्रोडक्ट ओरिजिनली वही है, ये हो गया उसकी आइडेंटिटी। क्वालिटी, उसमें एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन कितना, उसकी पोटेंशियल कितनी होगी, ये होगी उसकी क्वालिटी, और उसमें कोई मिलावट तो नहीं किया गया, ये होगी उसकी प्योरिटी। इवोल्यूशन में अगर हम पहले टाइप्स की बात करें, पहले मेथड की बात करें इवोल्यूशन की, पहले मेथड की ये इवोल्यूशन करते किससे हैं, तो पहला मेथड हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन बोलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल यानी कि यहाँ पे हम पार्ट की बात करें, सेंसरी पार्ट की, जो हम जिसको हम पता कर सकें अपने देख के, सेंसरी और पार्ट्स की बात हो रही है, इसलिए उसको हम मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन भी बोलते हैं। यहाँ पे हम बात करें ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन में, अगर मैं आपको बताऊं तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन मींस द स्टडी ऑफ ड्रग यूजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस। इट रिफर टू द मेथड ऑफ एनालिसिस लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर्स सच एज टच, टेक्सचर, एक्स्ट्रा। यानी कि जो हमारा सेंस, ऑर्गन्स ऑफ सेंस है, जो जैसे कि हमारा आईज, नोज या हमारा टेस्ट बड्स, उसके आधार पे जो हम पता कर सके कि हमारा ये चीज, जैसे कि कलर इसका क्या है, इसका स्मेल, इसका टेस्ट, साइज, शेप से हम पता कर सकते हैं कि ये चीज हाँ ये है, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन। द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ क्रूड ड्रग इज मॉर्फोलॉजी व्हाइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्म इज मॉर्फोग्राफी। क्रूड ड्रग के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी, और अगर उसका डिस्क्रिप्शन की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे हम, मॉर्फोग्राफी। अगर हम ऑर्गेनोलेप्टिक में अगर वन बाय वन हम और स्टडी अगर देखें तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी इज अ पर्टिकुलर पार्ट, जिसकी मैंने आपको बताया पार्ट ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट में भी उसमें भी क्या रहता है कि बहुत से पार्ट्स जो प्लांट्स के रहते हैं वो सिमिलर दिखते हैं दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट से। तो अब उसमें भी हमें क्या करने का, उसका भी आइडेंटिफिकेशन करना है कि जो हमारा ड्रग है
वो उसका रियल स्ट्रक्चर क्या था, उसका शेप साइज कलर क्या था, क्या उसके बारे में हम पता करके उसका भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो अगर साथ ही साथ अगर एग्जाम्पल में बात करूँ तो बाघ कैसा रहता है, कवर्ड पीस रहता है, सिंगल क्विल रहता है, डबल क्विल रहता है, और इसका 2 सरफेस भी रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी रहते हैं। इसका हमें पता रहना चाहिए, मेन हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पता हमें रहना चाहिए जो बाघ में प्रेजेंट है, जैसे चिंचोना, अशोका, कुर्ची, क्विलिया। अगर हम अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स की बात करें, रूट, ट्राइबोसोम, बल्क, कोन, ट्यूबर, जैसे कि यानी कि जैसे हमने मॉर्फोलॉजिकल में बात किया कि पार्ट ऑफ प्लांट, एक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट को, वो एक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कौन सा है वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रोवल्फिया, जिंजर, टर्मेरिक, डिसोरिया, लिक्विराइस, गार्लिक। तो ये हमें इससे हम जैसे जिंजर को हम देख के पता कर सकते हैं कि फिंगर लाइक इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि इसमें एडल्ट्रेट है कि कोई मिलावट की गई है कि नहीं। इसकी मदद से ये हेल्प हमें मॉर्फोलॉजी में हम ये देखते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे सेंसरी कैरेक्टर, यानी कि ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर, जो कि हमारा पहला है कलर। अगर हमें किसी चीज का, किसी ड्रग का कलर मालूम है कि हाँ इस चीज का ये कलर होता है, तो हम उसको आसानी से आइडेंटिफिकेशन उसका कर सकते हैं कि उसका, जैसे कि स्टार्च की बात करें तो स्टार्च मोस्टली हमें मालूम है कि व्हाइट कलर का होता है। तो अगर इसमें कोई, अगर ये जैसे कि येलो कलर का हुआ तो हमें मालूम पड़ जाएगा इसमें कि एडल्ट्रेट मिलाया, कोई मिलावट की गई है, इससे हम पता कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे है पील क्विलियरस, कैसा रहता है, डीप येलो रहता है। जिंजर क्विल व्हाइट पेपर कैसा रहता है, पेल येलो रहता है। नस वोमिका कैसा रहता है, लाइट पेल येलो रहता है। अगर इस समय अगर कोई एडल्ट्रेट मिलाया गया इससे, तो इसका क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो उससे हमें क्या मालूम पड़ जाएगा कि इसमें इसकी क्वालिटी नहीं और प्योरिटी नहीं है, इसमें अडल्ट्रेट मिलाया गया है। नेक्स्ट सेंसरी कैरेक्टर की बात करें तो हमारा वो स्मेल है। स्मेल, अगर हमें किसी चीज का, जैसे कि हमें कलर जैसे हमें पता है, तो उससे हमें स्मेल भी, अगर हमें पता है किसी चीज का कि वो उसका स्मेल कैसा है, जैसे हम किसी की चीज का स्मेल लेते हैं हमें मालूम पड़ जाता है कि ये है, ये चीज ये है। तो वैसे अगर हमें मालूम है किसी चीज का स्मेल, तो हम उसको भी, उससे भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसका क्वालिटी और प्योरिटी के बारे में जान सकते हैं। एग्जाम्पल में हम बात करें तो अम्बेलिफेरस फ्रूट्स की, वो कैसा स्मेल रहता है, अरोमेटिक उसका स्मेल रहता है। गार्लिक की बात करें तो एलिसियस स्मेल रहता है उसका। डेट्रोरेटेड आर्गोट एंड कैथराइट्स की बात करें तो एमोनियन सेल स्मेल रहता है। तो इसके स्मेल यहाँ पे भी मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्मेल से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी क्रूड ड्रग का। नेक्स्ट हम सेंसरी कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारा शेप एंड टेक्सचर। तो शेप, अगर हमें उसके शेप और टेक्सचर पता है कि वो किस तरह के से दिखता है, उसका शेप क्या है। जैसे कि आम, हम जानते हैं आम क्या था, ओवल शेप का रहता है हमारा आम। अंडा किस रहता है, ओवल शेप का रहता है। तो हम उसको, उसमें भी हम अपने शेप और टेक्सचर से पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आर्गोनाइट कैसे रहता है, हार्मोनिक फिक्सचर रहता है ड्यू टू जनरलाइजेशन ऑफ स्टार्च, कॉनिकल शेप, उसका भी कैसा शेप रहता है, कॉनिकल शेप रहता है। ग्लाइसिरिजिया की, तो वो कैसा रहता है, हार्ड एंड फाइबरस फ्रैक्चर रहता है ड्यू टू वुडी टिश्यूज एंड फाइबर। वो फाइबरस फ्रैक्चर क्यों रहता है उसमें, क्योंकि उसमें वुडी टिश्यूज पाए जाते हैं। और नेक्स्ट एवोल्यूशन के नेक्स्ट मेथड की बात करें तो हमारा नेक्स्ट मेथड है फिजिकल एवोल्यूशन। फिजिकल स्टैंडर्ड आर टू बी डिटरमाइंड फॉर ड्रग व्हेनेवर पॉसिबल, दे आर रेयरली कांस्टेंट फॉर क्रूड ड्रग बट मे हेल्प इन एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। यानी कि हमें अगर पता है कि ये चीज है, इससे ये चीज का इस चीज इतना, इससे ज्यादा इसका नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि हमारा ये लीव है, लीव में इसका इतना मॉइस्चर है, अगर इतना मॉइस्चर से इसका ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, तो उससे भी हम उसका पता लगा सकते हैं कि उसका क्वालिटी कैसा है, उसका प्योरिटी कितना है। तो नेक्स्ट जैसे हम एग्जांपल में बात करें मॉइस्चर कंटेंट, अगर किसी लीव में मॉइस्चर कंटेंट उसका ज्यादा है या कम है, तो हम इसका पता लगा सकते हैं उसका क्वालिटी कैसा है या प्योरिटी कैसा है। वैसे ही सेवलिंग फैक्टर, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, इनके बारे में इन एग्जांपल से भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि वन बाय वन देखेंगे एग्जांपल के बारे में। तो मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो इट इज डिटरमाइन द फॉलोइंग मेथड, ड्राइंग, हीटिंग एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू कांस्टेंट वेट इन एन ओवन। एग्जांपल में लियो में डिजिटलिस नॉन मोर देन 5%, आर्गोट में नॉन मोर देन 8%। यानी कि अगर मैं कोई लीव्स की बात करूँ, मैं एक प्लांट की डिजिटलिस एग्जांपल में लूं, तो डिजिटलिस जो हमारा है वो, अगर उसको मैं पहलू उसको मैं अगर बंद करूं, बंद करने के बाद और उसके पहले का वेट अगर मैं मेजर करूं, तो क्या रहेगा, उसमें डिफरेंशिएशन आएगा। क्योंकि उसमें मैंने वाटर मॉलिक्यूल थी वो क्या हो गया, बर्न होने की वजह से, हीट होने की वजह से इवापोरेट हो गया। इवापोरेट होने की वजह से, तो जो मैंने पहले ड्राइंग लीव, उसको अगर हम हीट करेंगे 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एवरेज अमाउंट हमें मिलेगा। अगर उससे ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटलिस्ट का ज्यादा 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आर्गोट का 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट बात करें हम स्वेलिंग फैक्टर। स्वेलिंग फैक्टर क्या है,
useful in the evolution of crude drug containing mucilage, useful for detecting of purity of crude drug determination। जिस क्रूड ड्रग में म्यूसिलेज पाया जाता है, यानी कि चिकनाहट जिस क्रूड ड्रग में रहती है, उससे हम उसके मदद से हम प्योरिटी का पता कर सकते हैं, जैसे कि आगर का। और नेक्स्ट बात करें हम मेल्टिंग पॉइंट। दिस मेथड इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट द प्योरिटी ऑफ ड्रग। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जो सॉलिड, हम जानते हैं जैसे कि सॉलिड जो है, सॉलिड जहाँ पे मेल्ट, जो पॉइंट पे मेल्ट होने लग जाए उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये हमें मेल्टिंग पॉइंट जो हमारा है, ये प्यूरिटी को फाइंड आउट करने में हमें मदद करता है। जैसे कि हमारा बी वैक्स है, वो कितने डिग्री पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, 60 to 65 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी। द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट्रेशन इन द ड्रग शुड बी डिटरमाइंड बाय सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो हमारा ड्रग है किसी सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट, जैसे कि हमें पता है वो ड्रग कि हमारा इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, तो अगर जैसे कि हम कोफोनिया, हम जानते हैं लाइट पेट्रोल में सॉल्युबल है, कैस्टर ऑयल अल्कोहल में सॉल्युबल है, आस्टरफेडिया इज सॉल्युबल इन कार्बन इन टाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। ये सॉल्यूशन में अगर ये सॉल्युबल है, सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाए तो इसका मतलब ये हमारा प्योर है, इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं मिला। अगर नहीं हुआ प्योर तो इसका मतलब इसमें कोई अडल्ट्रेशन मिलावट है, इससे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड की बात करें तो हमारा केमिकल मेथड। ये केमिकल मेथड होता क्या है? द आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आर केमिकल मेथड ऑफ एवोल्यूशन। जैसे कि हम बहुत सी पर्टिकुलर पार्ट्स में क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रेजेंट होते हैं, तो उस मेटाबोलाइट्स में क्या रहता है, किसी न किसी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, जैसे कि अल्कलॉइड्स, हमारा ग्लाइकोसाइड्स, ये सब क्या है, इसका हमें क्या करना है, आइसोलेशन करना है कि वो चीज क्या है, उसमें वो किस में प्रेजेंट है, प्यूरिफिकेशन करके उसका प्यूरिफिकेशन करना है, यानी कि उसका प्यूरिफिकेशन की वो एजेंट, ये एक्टिव एजेंट इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसका आइडेंटिफिकेशन कि ये क्या चीज है, इसका आइडेंटिफिकेशन करना है क्या है। और कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल, ये सब क्या है, केमिकल मेथड्स में आते हैं। अगर द फॉलोइंग वेरियस मेथड ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन के करने के लिए फॉलोइंग मेथड्स दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट मेथड, केमिकल कांस्टेंट, इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट। इनके बारे में वन बाय वन हम देखेंगे। इंस्ट्रूमेंटल मेथड की बात करें तो दे मेक यूज ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एवोल्यूशन लाइक कैलोमेट्रिक, फेलोमेट्रिक, स्पेक्ट्रोमेट्रिक एवोल्यूशन। ये केमिकल एवोल्यूशन के लिए इंस्ट्रूमेंट की मदद ली जाती है, जैसे कि कैलोमेट्रिक बात हुआ, ये सब की मदद से भी हम उसमें एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट थे केमिकल में या नहीं, हम पता कर सकते हैं। केमिकल कांस्टेंट, they are like acid value, iodine value and ester value are used for the identification of fixed value and facts। यानी कि प्लांट में एक फिक्स वैल्यू रहती है, उसका वैल्यू का नाम, उसका डिफरेंट नेम भी है, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू एंड एस्टर वैल्यू। ये सब की मदद से हम उसके आइडेंटिफिकेशन, फैट्स वैल्यू, फैट्स ऑयल्स और फैट्स को, फिक्स ऑयल को एंड फैट्स को हम काउंट करके उसका केमिकल एवोल्यूशन कर सकते हैं। फिर इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट, दे आर टेस्ट विच आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर ड्रग, यानी कि कौन से भी एजेंट पर्टिकुलर प्लांट में जो भी एंटीजन से, कौन से वो उसको पता करने के लिए, कौन सा एंटीजन से, उसके लिए इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट लगता है। मेथड ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, मैं तो इसमें बहुत सारे केमिकल, हर एक पर्टिकुलर मेटाबोलाइट्स के लिए हर एक पर्टिकुलर केमिकल टेस्ट है। हम एक ही बात करते हैं तो अल्कलॉइड, ये इसमें एक्सट्रैक्ट है, जैसे कि सॉल्वेंट फ्री फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, अल्कोहलिक एंड वाटर। इसमें ये क्या है, सॉल्युबल है, इसमें हम सॉल्युबल है। इसमें हम देखेंगे फायदा 2 moles hydrochloric acid was added until an acid reaction occurred and filtered was tested from presence of alkaloid as detailed below। यानी कि हम इसमें पहले 2 moles of HCl डालेंगे और उसका जब फिल्टर्ड होगा उसको हम टेस्ट करेंगे, किस कौन से टेस्ट, उसको भी हम टेस्ट करेंगे, कौन से टेस्ट से कौन से टेस्ट है, डेगनड्रॉफ टेस्ट, मायर टेस्ट, हागर टेस्ट, वेगनर टेस्ट। हमारा नेक्स्ट इवोल्यूशन है माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन ऑफ हिस्टोलॉजिकल एवोल्यूशन। हिस्टोलॉजिकल इवोल्यूशन मींस जैसे कि यहाँ पे हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स, उसके पर्टिकुलर इंटरनल स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स की बात हो रही है, इसलिए हम इसको हिस्टोलॉजिकल इवोल्यूशन बोलते हैं। This method allows more detailed examination of drug and it can be used to identify the organized drug by their known histological character। यानी कि इसके हम हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि उसके टिश्यूज को के बारे में हम पता करके इसके बारे में और भी ज्यादा, ड्रग के बारे में और भी ज्यादा एग्जामिनेशन कर सकते हैं। It is mostly used for quantitative evaluation of organized product in entire and powder form।
यहाँ पे क्या बात हो रही है, हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ये किस लिए माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन यूज किया जाता है, हम करते हैं इसकी क्वालिटी को जानने के लिए कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो अगर हम एंटायर प्लांट का भी एवोल्यूशन माइक्रोस्कोपिक से कर सकते हैं और पाउडर फॉर्म में भी अगर कोई ड्रग है तो अवेलेबल, तो उसको भी हम माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन से कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड फर्दर एज, इसको क्लासिफाई किया गया है, कुछ इसके क्लासिफिकेशन भी देखते हैं हम। पहला है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इट इन्वॉल्व इन द एग्जामिनेशन ऑफ प्रेजेंस एंड ऑल्सो अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड टिश्यूज। इसमें हम सेल का और टिश्यूज का प्रेजेंस और एब्सेंस देखते हैं और उसके अरेंजमेंट, सेल कैसे अरेंजमेंट है और नहीं है। अगर इसका सेल और टिश्यूज अरेंजमेंट अच्छे से नहीं है तो हमें मालूम पड़ सकता है, और उसका प्रेजेंस, उसमें सेल और टिश्यूज अगर प्रेजेंट नहीं है तो उससे भी हम पता कर सकते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। एग्जाम्पल में जैसे लिव में स्टोमेटा और ट्राइकोम्स रहते हैं, बार्क में शो क्या करता है, वो फाइलम एलिमेंट शो करता है, और वुड्स में जाइलम एलिमेंट्स और सीड्स में एलोरल ग्रेन्स शो करता है। और नेक्स्ट हम बात करें माइक्रोस्कोपिक लीनियर मेजरमेंट, दिस इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ साइज सच एज डायमीटर of start grain, length of stomata in leaves, diameter of phylum fiber. These measurement are also help in identification. एक क्रूड इसका भी मेजरमेंट्स का, इसका मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वालिटी के को उसको पता कर, किसी भी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी कैसी है उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसका मेजरमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके मेजरमेंट से भी अगर ज्यादा लेंथ उसका कैसा है, उसका वेट, उसका डायमीटर से भी हम पता कर सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी उसकी कैसी है। नेक्स्ट बात करें लिव कांस्टेंट और क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक की। तो लिव कांस्टेंट यानी कि लिव में ऐसे बहुत से लिव कांस्टेंट होते हैं जो हर एक पर्टिकुलर पार्ट प्लांट्स के लिए वो कांस्टेंट हो जाते हैं। उसके एक एक्टिव पर्टिकुलर पार्ट जो रहता है वो हर एक पार्ट्स के लिए कांस्टेंट हो जाते हैं। उसमें हम देखेंगे डिटरमिनेशन ऑफ लीफ कांस्टेंट इंक्लूडेड वेन आइसोलेट नंबर, पेरिसाइडल रेशो, स्टोमेटल इंडेक्स। ये क्या है, अगर ये किसी में भी अगर एक लीफ में जैसे अगर कांस्टेंट रहा तो बाकी ये पूरे प्लांट के लिए ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम लीफ की बात करें, हमें लीफ के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो लीफ क्या होता है, लीफ लेमिना, इसको लीफ लेमिना बोलते हैं, और जो बीच में से जो लाइन निकली होती है उसको मिडरिप बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये मार्जिन होता है, और ये जो निकली होती है मिड रिप के बीच में से उसको वेन्स बोलते हैं। और वेन आइसोलेट, नेक्स्ट हम बात करें वेन आइसोलेट नंबर हम निकालते कैसे हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेन आइसोलेट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन द मिड रिप एंड द मार्जिन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मार्जिन और मिड रिप है, तो मिड रिप के बीच में जो हमारा ये वेन्स है, इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो इसमें वेन लेट्स हमें दिखेंगे। जैसे कि ये देखो, ये क्या है, हमारा वेन लेट्स है। तो ये वेन लेट्स में हम क्या करते हैं, इसका एक स्क्वायर 1 स्क्वायर मिलीमीटर का कट करके इसको माइक्रोस्कोपिक में हम पता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डिटरमिनेशन ऑफ विच एंड अनब्रोकन पोर्शन ऑफ द लीफ इज रिक्वायर्ड। क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे, अनब्रोकन पोर्शन से ही कट कर रहे हैं। इट इज कांस्टेंट फ्रॉम गिवन स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड इज यूज्ड एज कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अलाइड स्पीसीज। ये क्या है, अगर ये इसमें क्या है, ये अगर किसी, जैसे कि एग्जांपल में हम एडोडो वसिकाका की बात करें तो ये क्या है, अगर इसका एडोडो वसिकाका को कोई अगर वेन आइसोलेट नंबर अगर सेम निकला, तो अगर एक निकल गया तो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट के लिए पूरा वो क्या कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। देन पेलिसाइडल रेशो कैसे निकालते हैं, पेलिसाइडल रेशो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ पेलिसाइडल सेल्स बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल। पेलिसाइडल रेशो को निकालने के लिए हमें पेलिसाइडल सेल्स की जरूरत पड़ती है, और पेलिसाइडल सेल्स हम किससे काउंट कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से। तो वो भी कैसे हम करेंगे, हर एक पर्टिकुलर एक एपिडर्मल सेल के नीचे का हम पर्टिकुलर पेलिसाइडल सेल को काउंट करेंगे, और हम एवरेज पेलिसाइडल रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 एपिडर्मल सेल के नीचे का एवरेज पेलिसाइडल काउंट करके उसको हम क्या करते हैं, एवरेज नंबर जो निकल गया उसके ज्यादा और उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि एडोडो वसिकाका का कितना 5.5 से 6.5 के का पेलिसाइडल रेशो है। नेक्स्ट हम बात करें स्टोमेटल इंडेक्स की। इट इज द परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। इस स्टोमेटा बीइंग काउंटेड एज वन सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे स्टोमेटल इंडेक्स निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, स्टोमेटल इंडेक्स। तो अगर हम स्टोमेटल एस पर ए प्लस एस इंटू 100, एस क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया हो गया, और ए क्या हो गया, एपिडर्मल सेल इन द सेम एरिया हो गया। तो हम नंबर ऑफ स्टोमेटा एस तो निकाल सकते हैं,
किसी भी काउंट करके नंबर ऑफ स्टोमेटा, ये हमारा ये क्या है, स्टोमेटा है, इसको हम क्या करते हैं 1 बाय 1 काउंट कर सकते हैं। और एपिडर्मल को भी हम, ये एपिडर्मल जो हमारा सेल है इसको भी हम काउंट करके स्टोमेटल इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसे कि इंडियन सेना 70 to 20 इसके काउंट्स रहते हैं। नेक्स्ट हमारा एवोल्यूशन है लास्ट, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ये किसमें किया, ये कैसे किया जाता है। दिस मेथड आर परफॉर्म ऑन लिविंग एनिमल, एक्सपेरिमेंटल एनिमल लाइक रैट, बेबी, कैट एक्स्ट्रा एंड आइसोलेटेड ऑर्गन टिश्यूज। ये मेथड हम लिविंग एनिमल पे करते हैं या एक्सपेरिमेंटल एनिमल में, जैसे कि हमारा एक्सपेरिमेंटल एनिमल से रैबिट, रेबी और कैट एक्स्ट्रा या आइसोलेटेड ऑर्गन टिश्यूज के हम देखते हैं। इट इज द मोस्ट रिलायबल बट कॉस्टली इवोल्यूशन ऑफ द ड्रग। ये क्या है, ये इम्पोर्ट तो बहुत है पर इसका जो इवोल्यूशन है वो बहुत कॉस्टली रहता है, इसलिए ये जल्दी हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। इट इज यूज वेयर केमिकल एंड फिजिकल इवोल्यूशन आर नॉट सेटिस्फाइड। ये हम कब यूज करते हैं, जब केमिकल इवोल्यूशन से और फिजिकल इवोल्यूशन से हम जब सेटिस्फाइड नहीं होते तब इसको हम यूज करते हैं। द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट ड्रग ऑन लिविंग बीइंग इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। इसका हम स्टैंडर्ड, कोई भी लिविंग ड्रग पे अगर हम जब कंपेयर करते हैं तो इसका स्टैंडर्ड प्रिपरेशन कैसा आता है, इसका रिस्पॉन्स करता है, प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल में बात करें हम तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड आर एवोल्यूटेड बाय दिस मेथड ऑफ कैट, फ्रॉग एक्स्ट्रा। जो इसका कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसका अगर हम एवोल्यूट करेंगे बाय द कैट और फ्रॉग के मेथड से, जैसे कि हम इसको हम एवोल्यूट करते हैं किसके मेथड से, कैट और फ्रॉग के मेथड से। और इसके कार्डियक ग्लाइकोसाइड मेडिसिन यूज फॉर हार्ट रिलेटेड डिसीज। कार्डियक ग्लाइकोसाइड मेडिसिन किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, हार्ट रिलेटेड डिसीज के लिए। आई होप आपको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।